मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोंसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, वो तो अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या लात? नहीं, नीचे पटक लिया था क्या आपने? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे। मेरे भाई राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? लगाए जा रहे हैं राजेंद्र राठौड़ से आपकी मिलीभगत है। हाँ, देखिए, महेश जोशी को राजेंद्र राठौड़ ने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनाया, रघु शर्मा को राजेंद्र राठौड़ ने प्रेसिडेंट बनाया, और इसके बाद में जिस तरीके से महेश जोशी के खिलाफ एक मीणा लड़का और टीवी के ऊपर मोबाइल के अंदर ये कह रहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार महेश जोशी है, और उसके बाद वो मर जाता है। यदि कोई राजेंद्र गुड्डा का इस तरीके से नाम ले ले, राजेंद्र गुड्डा 1 सेकंड में जेल में हो। जिस तरीके से उनके बेटे रोहित जोशी ने जो कमाल किया महिलाओं के साथ, जो वो सबको पता ही है। सरकार का प्रोटेक्शन है, इसलिए हर गुनाह माफ है। मैं तो हर अपराधी की एक गुजारिश होती है कि हमें अगले जन्म में हे भगवान महेश जोशी बनाए। हर एग्जाम देने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि महेश गोविंद डोटासरा के घर में रिश्तेदार बनाए, नहीं उनके घर में जन्म दे। ये हर कंपटीशन देने वाले की ख्वाहिश होती है। तो आपको स्पीकर ने तो निकालने के लिए नहीं कहा जब कार्रवाई स्थगित की थी तब? उसके बाद मुझे घैंस के निकाला गया, कांग्रेस के मंत्रियों ने घैंस के। मुझे 50 से ज्यादा लोग मेरे ऊपर पड़ गए, मुझे 50 से ज्यादा, मुझे इतनी ज्यादा लाते और गुस्से लगे कि आप सोच नहीं सकते। राजेंद्र जी, क्या कारण रहा जब जरूरत थी तो आपको जवाई की तरह लेके आए, और फिर बुहारी में मंत्री पद दिया गया है, और अब इस तरीके से रुखसत हो रहे हैं आप? मुंह में रसगुल्ले भी दिए थे, आज दे दिए। और रसगुल्ले सीएम साहब ने मुंह में रसगुल्ले दिए थे मेरे, आज गुस्से दे दिए। तो ये पता नहीं टाइम बदल गया, शायद राजेंद्र गुड्डा की जरूरत नहीं है। राजेंद्र गुड्डा इतना कमजोर तो नहीं है कि उनके कोई घूसे दे दे? मुझे 50 लोगों ने नीचे पटक लिया था, कुछ अंदर लोग थे, पूछ लेना उनसे, कुछ बीजेपी वालों को पूछ लेना, दूसरे विपक्ष वालों को पूछ लेना, कांग्रेस में भी कुछ लोग होंगे, पूछ लेना कि मुझे किस तरीके से। लाल डायरी जैसी कोई चीज है, एक पोथी से वो जरूर लेकर आए थे गुड़ा जी, विधानसभा में मैं भी मौजूद था। और जब मैं सदन में आया तो वो पोथी से उनके हाथ में थी, और वो क्योंकि मेरा क्वेश्चन डे था, मैं बाहर गया क्वेश्चन का आंसर देके, और मैं वापस आया तो गुड़ा जी अध्यक्ष महोदय के सामने खड़े थे, और अध्यक्ष महोदय उनसे कह रहे थे कि आप अपने आसन पर, आप अपनी सीट पर जाइए, और आपको जो कुछ करना है वहाँ जा करके। गुड़ा जी पता नहीं उनसे क्या कह रहे थे, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया। लेकिन सदन का सिस्टम यही होता है, आपको कोई भी बात कहनी हो, कोई बात आपको टेबल करनी हो, आपको कोई भाषण देना हो, कोई सवाल उठाना हो, आपको अपनी सीट पर से बोलना होता है। अगर आप कोई चीज़ टेबल करना चाहते हैं तो भी आप अपनी सीट पर से बोलते हैं, भाई मैं फलानी चीज़ को टेबल करना चाहता हूँ, उसमें अध्यक्ष जी अनुमति देते हैं तो उसको टेबल की जा सकती है, जब तक अध्यक्ष जी अनुमति नहीं देते उसको टेबल नहीं की जा सकती। जो मैंने सुना, अध्यक्ष जी इतना ही कहते हैं आप अपनी सीट पर जाइए। अब वो सीट पर क्यों नहीं गए? उनके हाथ में वो जो लाल पोथी थी वो क्या थी पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुड़ा जी खुद ही ये चाहते थे कि वो लाल पोथी है वो कहीं ना कहीं इधर उधर छीना झपटी में इधर उधर से गायब हो जाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ था, शायद था नहीं। अगर कुछ होता तो प्रेस वालों से जब बाहर उन्होंने बात की तो प्रेस वालों को कुछ तो बताते, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अंदर टेबल करने गया था, मेरे पास ले दे के वो डायरी थी, तो टेबल कर लेते तो भी उनके हाथ खाली थे, और टेबल करने के बाद तो कुछ बता नहीं सकते थे प्रेस को। तो प्रेस अगर वाकई वो डायरी होती तो उसको प्रेस वालों को बताते, प्रेस वालों के सामने जाहिर करते, और दिखा के कहते कि देखिए ये डायरी, इसके अंदर यही लिखा, अब मैं इसको अंदर सदन में जाके टेबल कर रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मुझे शक है कि उनमें वाकई कोई उस पोथी में खाली कागज़ थे कि भरे कागज़ थे कि क्या था, ये तो
भगवान जाने और गुड़ा जी जाने। एक लेकिन आरोप मुझे शक है कि किसी तरह की कोई डायरी थी। अजमेर 92 मामला था, उसको लेकर के उसमें वो लोग उनके विलन हैं वो उस पूरे कौन से कांड में? अजमेर 92। न तो अशोक गहलोत जी तब मुख्यमंत्री थे, न अशोक गहलोत जी पीसीसी के प्रेसिडेंट थे 92 में। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि गुड़ा जी ने जब आरोप लगाना शुरू किया, जो उन्होंने सदन में शुक्रवार को जो कुछ बोला, जिसके आधार पर उनको बर्खास्त किया, गुड़ा जी मेरे पास से गए और मेरे ख्याल से 5, 7, 10 सेकंड के अंदर उन्होंने वो बात कह दी जिनको नहीं कहनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ वो बात कहने से पहले मुझे बड़े भाई की तरह मानते थे। उनको वो डायरी से जो उन्होंने बात कही मणिपुर को लेकर और राजस्थान को लेकर, वो बात कहने तक भी मुझे बड़ा भाई मानते थे। अचानक पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया, वो डायरी की बात कर रहे थे। सच्चाई तो यह है कि मैं तो वहाँ जो छीना झपटी हो रही थी, जिस तरीके की एक दूसरे की धक्का मुक्की हो रही थी, मैं तो उनको दूर करने के लिए गया था। भाई आपस में मत करो, अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये कोई डायरी है। मैं क्या उसको छीनता, मैं क्या उसको छीनने देता या रोकता। लेकिन एक अच्छा प्रदर्शन नहीं था गुड़ा जी का, और जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में ये मैंने देखा कि उन्होंने एकदम तेजी के साथ आके धारीवाल जी का माइक पकड़ लिया, उसको खींचने की कोशिश करी। फिर दूसरा हाथ उन्होंने धारीवाल जी की तरफ बढ़ाया। तब रफ़ीक खान जी ने आके उनको रोका। अगर रफ़ीक खान जी उनको धक्का नहीं देते तो शायद उनका हाथ धारीवाल जी के गिरबान तक भी पहुंच सकता था। मैं नहीं जानता वो गिरबान पकड़ना चाह रहे थे, वो धारीवाल जी बोल रहे हैं वो कागज़ फाड़ना चाह रहे थे, धारीवाल जी पर अटैक करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे ये तो उनके मन में क्या है तो वो बता सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। अब वो उस पोथी को बचाने का प्रयास, हल्का फुल्का उन्होंने प्रयास किया, पोथी चली गई, उनको कोई गम नहीं, क्योंकि वो चाहते ही थे कि वो ये कह सकें कि यार वो जो डायरी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको तो लेके भाग गए लोग। कभी कहते हैं रफ़ीक खान जी भाग गए, कभी कहते हैं अमीन काग जी भाग गए। पता ही नहीं वो डायरी कहाँ गुम हो गई। वो पता नहीं रफ़ीक खान जी ले गए हैं या अमीन काग जी ले गए हैं, या वाकई गुड़ा जी के खुद के पास है, या कहीं गुड़ा जी ने दौरा करवा दिया अपने किसी साथी के साथ, क्योंकि बीजेपी वाले भी उधर आ गए थे। आप बताइए, एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गुड़ा जी खेल गए। एक लाल पोथी लेके आते हैं गुड़ा जी, और उससे मिलते जुलते रंग की दूसरी छोटी छोटी पोथियाँ बीजेपी वाले ले आते हैं। बीजेपी वालों को सपना आ रहा था कि गुड़ा जी लाल पोथी लेके आएंगे। उसी टाइम पे जब वो सदन में वो लाल पोथी लेकर आए, उसी टाइम में बीजेपी के लोगों के हाथ में छोटी छोटी लाल पुस्तिकाएँ थी, उसी तरीके के कवर की, जैसी वो उस कवर की वो थी। और थोड़ी देर बाद तो बहुत सारी पुस्तिकाएँ आ गई। तो ये एक साजिश है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सरकार इससे बदनाम होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस डायरी का गुड़ा जी जिक्र कर रहे हैं उस डायरी की कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। न कभी उस डायरी का जिक्र, मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट में, अगर इतने साल 2020 की बात बता रहे हैं, आज 3 साल हो गए, अगर 2020 के इनकम टैक्स की रिपोर्ट में उस डायरी का कहीं जिक्र होता, किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र होता, तो सरकार कार्रवाई करती। न कोई सीजर मीमो डायरी का जिक्र है, अगर सीजर मीमो डायरी का जिक्र होता तो डायरी इनकम टैक्स के पास होती। तो ये सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है कांग्रेस को। उस बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बन गए गुड़ा जी। और जब शांति के साथ में गुड़ा जी सोचेंगे तो उनको वाकई लगेगा कि उनसे गलतियां हुई। उनको इस तरह की डायरी वाला प्रकरण खड़ा नहीं करना चाहिए था। उनको इस तरीके से मेरे सहित किसी भी कांग्रेस नेता के खिलाफ चरित्र हनन का प्रयास नहीं करना चाहिए था। जो आदमी मुझे बड़ा भाई समझता है, अचानक मेरे चरित्र हनन का प्रयास करने लग जाए। अचानक जिस दिन गुड़ा जी ने मणिपुर को लेकर सदन में बात कही, उस दिन भी वो मेरे पास 10 सेकंड हुआ होंगे शायद, उनको 10 सेकंड पहले तक मेरे को बड़ा भाई मान रहे हैं, और अचानक मैं विलेन हो गया। ये आपको और आपके बेटे पर भी आरोप लगाए हैं कि मैंने महिला कहा ना, उत्पीड़न के मामले में जो मंत्री हैं उनके अगर नार्को टेस्ट कराए जाए तो सब कुछ सामने आ मैं जाएगा। हर तरीके के नार्को टेस्ट नहीं, इसके अलावा भी कोई टेस्ट होता उसके लिए भी तैयार हूँ। गुड़ा जी चैलेंज कर रहे हैं, मैं उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। गुड़ा जी मेरे पर आरोप लगाएं,
मेरा नार्को टेस्ट कराने का इंतजाम करें। हर आरोप पे अपना नार्को टेस्ट देने को तैयार हूँ, हर आरोप पे। आरोप लगा रहे हैं, कुछ आपका मन दुखी हुआ है तो क्या कुछ निश्चित रूप से कार्रवाई मैं जिसको अपना छोटा भाई मानता हूँ, मुझे तो फिर भी वो परसों से आरोप लगा रहे हैं। मेरे को तो, मैं उन पर केस करने जा रहा हूँ, मानहानि का FIR दर्ज करने जा रहा हूँ आजकल में। मेरे को तो फिर 3 दिन लग गए कि मैं ये सोचूं यार मैं अपने छोटे भाई के खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज कराऊं, लेकिन उनको तो सेकंड नहीं लगे कि कैसे अपने बड़े भाई के खिलाफ वो आरोप लगाएं।